Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 14th lecture in Advanced Topics in Change Management. Today we will talk about technologies and organization structure. The objectives of today's lecture are to discuss ways in which technology can be defined, to assess the ways in which technology broadly defined influences organization design, to think about technology in relation to tasks that individuals and organizations complete, to discuss technology strategy and organization design. So the first question is, or the first very interesting question can be, what do you think what technology is? Basically, technology can be defined as, or technology refers to the work processes, techniques, machines and actions used to transform organization inputs. And what are inputs? Materials, information, ideas into outputs, products and services. Technology is an organization production process and includes work procedures as well as machines. देखिए dear अजीज तलबा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और वो क्या चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ मशीन्स नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्रोसेस है, दैट आल्सो इंक्लूड्स द पीपल। जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से अपने काम को प्लान करते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो रिमेंबर, टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द प्रोसीजर्स, द वर्क प्रोसीजर्स एंड द मशीन्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? टेक्नोलॉजी वो वर्क प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू, जो टेक्निक्स हैं वो मशीन्स हैं और एक्शंस हैं जिनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करती है। क्या है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी वो वर्क प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं, मशीन्स हैं और एक्शंस हैं जिनके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करती है। इनपुट्स क्या हो सकते हैं? आपके रॉ मटेरियल्स हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, वो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जो सर्विसेज पे की शक्ल में सामने आ सकते हैं। तो जिस टेक्निक के थ्रू, जिस वर्क प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जिस तरीक़ेकार के तहत आप अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जहाँ वर्क प्रोसीजर्स और लोग जो उस वर्क प्रोसीजर्स का पार्ट है, एंड इट आल्सो कंप्राइजेस द मशीन्स। सिर्फ मशीन्स टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपको याद रखनी है कि सिर्फ मशीन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं कहलाती, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स द वर्क प्रोसेसेस एंड द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दैट फैक्ट्री और द पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो दो हिस्से क्या हैं कि टेक्नोलॉजी एक, जिसको हम इसको कोर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं और नॉन कोर टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है। कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि कोर टेक्नोलॉजी इज द वर्क प्रोसेस दैट इज करंटली रिलेटेड, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन मिशन। कोर टेक्नोलॉजी क्या है? वो वर्क प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इन द हाई स्कूल, मेडिकल सर्विसेज इन हेल्थ क्लिनिक, और मैन्युफैक्चरिंग in, let's say, Unilever, or let's say manufacturing in ABC pharmaceutical company. देखिए, एक let's say कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वहाँ पे कोर टेक्नोलॉजी begins with raw materials. For example, maybe it can be steel, aluminum and composite metals. Employees take action on the raw material to make change in it. They cut and forge metals and assemble parts, thus transforming raw materials into output of the organizations. The outputs can be axles, drive shafts, crankshafts, transmission parts, etc. For a service organization, for example, maybe TCS, the handling equipment, trucks and airplanes, and procedures for delivering packages and overnight mail, that can be part of the technology. देखिए, हम कहते हैं एक स्टील मिल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्टील मिल है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होगी? टेक्नोलॉजी जो है वो रॉ मटेरियल से शुरू होती है कि किस तरह आप अपने रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट्स में,
और रॉ मटेरियल्स क्या हो सकते हैं आपकी, वो एल्युमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी मेटल्स हो सकते हैं। आउटपुट क्या हो सकता है, आप कोई शीट्स बनाते हैं, सरिया बनाते हैं, ठीक है, जहाँ आप कोई मेटल बार्स बनाते हैं, वो आपका आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से टीसीएस है, तो उनके हैंडलिंग ट्रक्स जो हैं, हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है, ठीक है, लेट्स से उसमें जो भी उनके ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म्स हैं, जिस तरह वो उसको अपने डाक को सॉर्ट आउट करते हैं, दैट कंप्राइजेस देयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि जी कि इस सारी बहस का मकसद क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रक्चर को किस तरह रीऑर्गेनाइज कर सकती हैं, या किस तरह अपने स्ट्रक्चर्स को जो हैं जो वो रीडिज़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। जनरली हमने कहा जी कि देखिए कि टेक्नोलॉजी जो है, इसके बारे में इससे पहले कि हम ज़रा जनरली इसको देखें तो हम देख सकते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ी से उसमें एडवांसमेंट्स आती हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है वो फी ज़माना जो है बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होती है, बड़ी तेज़ी से उसमें एडवांसमेंट्स हैं। इन पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से द वे आज एक फैक्ट्री को जिस तरह रन किया जाता है, जो आज जिस तरह एक प्लांट को चलाया जा सकता है, जो आज जिस तरह एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जा सकता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट यूज्ड टू हैपन सम 50 years ago, ठीक है। तो देखिए कि आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जो कंटेम्पररी ट्रेंड्स जो हैं, वो इंडस्ट्री के लिहाज से वो उनमें जो पहला फैड है वो कहलाता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? दिस इज बेसिकली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग स्मार्ट फैक्ट्रीज which use advanced technology, agile manufacturing or factory of the future. FMS links together manufacturing components that previously stood alone. Thus, robots, machines, product design and engineering analysis are coordinated by a single computer system. The result has revolutionized the shop floor, enabling large factories to deliver a wide range of custom-made products at low mass production cost. अब देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग से मुराद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड होता है। एक सिंगल कंप्यूटर जो है वो पूरी फैक्ट्री को चला रहा होता है। उसमें जो रोबोट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन का प्रोसेस है, जो इंजीनियरिंग एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें एक कंप्यूटर हैंडल करता है, ठीक है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ है? ये सर्टन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, लाइक कैड है, कैम है और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, इनकी मदद से ये पॉसिबल हुआ है कि FMS जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस क्या होते हैं? Computers are used to assist in the drafting, design and engineering of new parts. Designs guide the computers to draw specified configurations on screens, including dimensions and component details. Hundreds of design alternatives can be explored, as can scaled up or down versions of the original. देखिए कंप्यूटर डिज़ाइन क्या है कि आप कंप्यूटर की मदद से इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, जब पार्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिज़ाइंस जो है उनको आप कंप्यूटर की मदद से अगर उनमें कोई चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जो कैम क्या है? कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स and materials handling, fabrication, production and assembly greatly increase the speed at which items can be manufactured. CAM also permits a production line to shift rapidly from producing one product to any variety of other products by changing the instructions tapes or software codes in computers. अब देखिए कैम टेक्नोलॉजी क्या है कि इसकी मदद से आप पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, पूरे के पूरा अपनी फैक्ट्री के सिस्टम को रन कर सकते हैं और ईज़िली अगर आपने उसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स आप उनमें कोई कोड्स चेंज करते हैं, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो ईज़िली वो उसी तरह असेंबली लाइन को एडजस्ट कर देते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, आपकी नीड्स के मुताबिक, और आप एक प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्सेस
इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट के कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग में, या कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं जो कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यूज़ करते हैं। उनमें जो एक फेमस टेक्नोलॉजी है वो कहलाती है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कुछ इस किस्म का सिस्टम है जो कि इंटीग्रेटेड है विद कंप्यूटर्स, और जो कंप्यूटर्स हैं वो इन सारी फैक्ट्रीज को ऑटोमेटिकली रन करते हैं। या ये फैक्ट्रीज जो हैं ये स्मार्ट फैक्ट्रीज बन चुकी हैं इन अ सेंस कि जो कंप्यूटर से लिंक्ड है आपके रोबोट्स, आपकी मशीन्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन का सिस्टम और इंजीनियरिंग एनालिसिस, ये सारा कुछ एक सिंगल कंप्यूटर हैंडल करता है। और जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं कैड, कैम एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू असिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. Designers guide the computers to draw specified configurations on the screen, including dimensions and component details. Hundreds of design alternatives can be explored as they can be scaled up or down. Computer aided manufacturing क्या है? Computer controlled machines in material handling, fabrication, production and assembly greatly increase the speed at which items can be manufactured. CAM also permits a production line to shift rapidly from producing one product to any variety of other products by changing the instruction tapes or software codes in the computer. CAM enables the production line to quickly honor customer requests for changes in product design and product mix. Integrated information networks क्या हैं? A computerized system links all aspects of the firm, including accounting, purchasing and marketing, inventory control, design, production and so forth. This system, based on common data and information base, enables managers to make decisions and direct manufacturing process in truly integrated fashion. तो ये जो systems हैं जो कि computerized based systems हैं, इनको हम कहते हैं flexible manufacturing systems. अब देखिए अभी तक हमने तलबा क्या बात की है, डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या बात की है? हमने कहा देखिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि वो वर्क प्रोसीजर्स भी हैं और उन लोगों पे भी मुश्तमिल होती है जो कि एक फैक्ट्री में काम कर रहे होते। टेक्नोलॉजी जो है कोर टेक्नोलॉजी को क्या है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, लेट्स से आप एक स्टील मिल है, तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं रॉ स्टील को आयरन बार्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपकी कोर टेक्नोलॉजी होगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं आप TCS हैं या आपकी सर्विस कंपनी है, तो जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उन लेटर्स को डिलीवर करने के लिए उसमें हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट क्या है, ठीक है, डिलीवरी मैकेनिज्म्स क्या है, ये सारे के सारे आपकी टेक्नोलॉजी कहलाएगी। तो ये तो होती है कोर टेक्नोलॉजी। नॉन कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो आपके allied डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ये किस किस्म की टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं या ये किस किस्म के इनके वर्क प्रोसेसेस हैं, इनको हम नॉन कोर टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की अभी तक कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स क्या हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स क्या है? ये कंप्यूटर एडेड हैं, ठीक है, या इनमें कंप्यूटर जो है वो मेजर रोल अदा करता है कि आपकी फैक्ट्री रन कैसे की जाएगी। जब आपकी फैक्ट्री को रन करने में आपकी फैक्ट्री में रोबोट्स क्या काम करेंगे, मशीन्स कैसे काम करेंगी, ये सब कुछ एक कंप्यूटराइज प्रोसेस के थ्रू रन किया जाता है। ठीक है, इसमें कैड की टेक्नोलॉजी क्या है कि पार्ट्स जैसा जहाँ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कैसे की जाएंगी वो भी कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइन की जाएंगी, और कैम की क्या कि मैन्युफैक्चरिंग भी कंप्यूटर की मदद से होगी, और इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स का क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा प्रोसेस लिंक्ड है। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल, आपका परचेज, आपका इन्वेंट्री कंट्रोल, आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट्स अ वेल लिंक्ड सिस्टम नाउ, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के साथ साथ देयर इज अनदर सिस्टम व्हिच इज वेरी पॉपुलर दीज डेज एंड दैट्स कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो
उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो मशीन्स की इम्पोर्टेंस नहीं, जहाँ कैड कैम सिस्टम्स की इम्पोर्टेंस नहीं, बल्कि लोगों की भी, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उनकी मदद से एक प्रोसेसेस में एक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश की जाती है। जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वेल एम्पावर्ड होते हैं कि वो एट द राइट टाइम राइट डिसीजंस ले सकें। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मशीन्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, जो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझाता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उन प्रोसेसेस में कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्पावर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो स्मॉल टीम्स में काम करते हैं एंड दे आर वेरी स्किलफुल। ठीक है, अब देखिए मैस कस्टमाइजेशन क्या है। ठीक है, मैस कस्टमाइजेशन ये होती है कि विच रेफर्स टू यूजिंग मैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू क्विकली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली असेंबल गुड्स that are uniquely designed to fit the demands of individual customers. Mass customization has been applied to products as diverse as farm machinery, water heating, clothing, computers and industrial detergents. देखिए मैस प्रोडक्शन जब मैस कस्टमाइजेशन क्या है कि क्लाइंट्स या कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आप अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लेकर आ सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ साथ अगर हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस की भी बात कर लें तो हमें ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोडक्शन क्या है? द एंटायर प्रोसेस इज मैकेनाइज्ड, देयर इज नो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। दिस रिप्रेजेंट्स मैकेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वन स्टेप बियॉन्ड दोज इन असेंबली लाइन। ऑटोमेटेड मशीन्स कंट्रोल the continuous process and outcomes are highly predicted. Examples would include chemical plants, oil refineries, pharmaceuticals and nuclear power plants. देखिए continuous process क्या है? Continuous process ये होता है जहाँ पे there is no starting or stopping of machines. The machines run continuously. ठीक है, and automated machines control all the systems and outcomes are highly predictable. For example, chemical plants, oil refineries, pharmaceuticals and nuclear power plants. Such type of production process is called continuous production process. अब देखिए ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने के बाद हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर की क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे कि अब आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि हमने एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल ली है जहाँ पे मे बी एक स्मॉल बैच में प्रोडक्शन की जाती है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या होती है कि प्रोडक्शन ऑफ सिंगल पीसेस टू कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, सिंगल यूनिट्स जो हैं वो कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक बनाए जाते हैं। दो इट्स टेक्निकली कॉम्प्लेक्स बट द यूनिट्स आर मेड वन बाय वन। फैब्रिकेशन ऑफ लार्ज इक्विपमेंट इन स्टेजेस। ठीक है, अब देखिए वगैरह जी कि स्मॉल बैच प्रोडक्शन या यूनिट प्रोडक्शन रिलाइज हैवीली ऑन ह्यूमन ऑपरेटर। इट इज़ दस नॉट हाईली मैकेनाइज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंड बैग्स, ठीक है, ज्वेलरी, इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं ये स्मॉल यूनिट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर बेसिकली कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, मैस प्रोडक्शन क्या है कि आप फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए बड़े पैमाने पे जो है वो अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए कंटिन्यूसली आप अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन या कंटिन्यूस मैस प्रोडक्शन क्या है? विच रेफर्स टू मैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी टू क्विकली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली असेंबल गुड्स दैट आर यूनिकली डिजाइन टू फिट द डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। और कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है? द एंटायर प्रोसेस इज मैकेनाइज्ड, देयर इज नो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। This represents mechanization and standardization one step beyond those in assembly line. Generally this happens in nuclear power plants, oil refineries and pharmaceuticals. ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमने कहा जी यूनिट टेक्नोलॉजी है, मैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेयर्स जो हैं वो यूनिट प्रोडक्शन में मे बी 3 हो, मैस प्रोडक्शन में 4 हो और कंटिन्यूस प्रोसेस में 6 हो। सुपरवाइजर स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिट प्रोडक्शन में अप टू 23 देखा गया है, मैस प्रोडक्शन में 48 और कंटिन्यूस प्रोसेस में 15 तक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर रेशियो 9:1, 4:1 और 1:1।
मैनेजर टोटल पर्सनल रेशियो यूनिट प्रोडक्शन में लो होती है, मास प्रोडक्शन में मीडियम होती है, जबकि कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में हाई होती है। नंबर ऑफ स्किल्ड स्टाफ यूनिट प्रोडक्शन में हाई होती है, मास प्रोडक्शन में लो होती है, कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में अगेन हाई होती है। फॉर्मलाइजेशन यूनिट प्रोडक्शन में लो होगी, मास प्रोडक्शन में हाई होगी और कंटीन्यूअस प्रोसेस में अगेन लो होगी। सेंट्रलाइजेशन अगेन यूनिट प्रोसेस में लो होगी, मास प्रोडक्शन में हाई होगी और कंटीन्यूअस प्रोसेस में लो होगी। रिटन कम्युनिकेशन यूनिट प्रोडक्शन में अगेन लो होगी, मास प्रोडक्शन में हाई होगी और कंटीन्यूअस प्रोसेस में अगेन लो होगी। ओवरऑल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा यूनिट प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में मैकेनिस्टिक होगा और कंटीन्यूअस प्रोडक्शन में अगेन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉल सेंटर की, और कॉल सेंटर की मदद से कॉल सेंटर की एग्जांपल देख के हम देखते हैं कि जी स्ट्रक्चर का उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। आप अगर YouTube को एक्सेस कर सकते हैं तो YouTube पे आप कोई भी कॉल सेंटर को देख सकते हैं, ठीक है। जो कॉल सेंटर के बारे में आप कोई थोड़ी सी छोटी सी फिल्म देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉल सेंटर में वर्क एनवायरनमेंट किस किस्म की हो सकती है। तो आप देखिए, तो आप देखें कि जी कि कॉल सेंटर की वर्क एनवायरनमेंट को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्किल्ड स्टाफ के लिहाज से, फॉर्मलाइजेशन के लिहाज से, सेंट्रलाइजेशन के लिहाज से और रिटन कम्युनिकेशन के लिहाज से। अब आप लेबल्स जैसे कि हमने कहा है कि हाई, लो या मीडियम यूज़ करते हुए आप इस कॉल सेंटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जनरली नंबर ऑफ स्किल स्टाफ जो है वो कॉल सेंटर में हाई होता है, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन भी हाई होती है, सेंट्रलाइजेशन भी हाई होती है, रिटन कम्युनिकेशन लो होती है, ठीक है। तो आप खुद से भी इस एग्जांपल को, आप कोई कॉल सेंटर की मूवी देखें यूट्यूब पे और फिर देखिए, आप लेबल कर सकते हैं कि वहाँ पे ये एनवायरनमेंट किस किस्म की है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉल सेंटर्स के क्या हो सकते हैं, और हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी एक जो टाइप है कॉल सेंटर्स की वो क्वांटिटी पे एम्फसाइज करती है और दूसरी जो टाइप है वो क्वालिटी पे एम्फसाइज करती है। जो हम कहते हैं कि एक कॉल सेंटर जो है वो मैस प्रोडक्शन पे बिलीव करता है और दूसरा जो है वो कस्टमाइज बैच प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो अगर हम मैस प्रोडक्शन वाले या क्वांटिटी वाले कॉल सेंटर को देखें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस्म के होंगे। दे विल हैव सिंपल कस्टमर इंटरेक्शन। क्वालिटी वाले के इसके बरक्स कॉम्प्लेक्स कस्टमर इंटरेक्शन होगा। क्वांटिटी में रूटीनाइजेशन होगी, रूटीन के प्रॉब्लम्स या रूटीन के मैटर्स को सॉल्व किया जाएगा। क्वालिटी वाले में इंडिविजुअलाइजेशन या कस्टमाइजेशन हाई होगी। क्वांटिटी वाले में टारगेट्स वुड बी वेरी हार्ड कि यू हैव टू सेल 20 policies a day or you have to sell 20 items per day, hard targets. Quality में targets will be soft. It all depends how much satisfied the customer is, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बड़ी मैटर करेगी, कस्टमर की प्रॉब्लम आपने किस हद तक सॉल्व की है, दैट विल मैटर अ लॉट। स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट एडहेरेंस, ठीक है। क्वांटिटी वाले में देयर इज अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, जो कुछ कहना है वो आपको पहले से बताया जाता है कि आपने क्या कहना है। क्वालिटी कॉल सेंटर्स में फ्लेक्सिबल और नो स्क्रिप्ट्स, टाइट कॉल हैंडलिंग टाइम्स, रिलैक्स कॉल हैंडलिंग टाइम्स, ठीक है। टाइट रैप अप टाइम्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रायोरिटी, हाई परसेंटेज ऑफ टाइम ऑन फोन, possibility of phone task completion, statistics driven, statistics modified by quality criteria, task cycle time short, task cycle time long, high call volumes, low call volumes, low value of calls, high value of calls, low level of operator discretion, high level of operator discretion, nature of call simple, nature of call complex, mass service delivery, customization। तो यहाँ पे हमने कॉल सेंटर की एग्जांपल ली है और इसकी मदद से हमने ये देखने की कोशिश की है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह डिफर करते हैं। और हमने कहा है कि एक कॉल सेंटर जो है दैट इज़ क्वांटिटी ओरिएंटेड या मैस प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा कॉल सेंटर जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड है या कस्टमाइज बैच प्रोडक्शन की जाती है वहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये उनमें डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मकसद क्या है कि आप समझें कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप अपने सर्विसेज को किस तरह रीडिज़ाइन या डिज़ाइन कर सकते हैं, तो चेंज ला सकते हैं। देखिए अगेन, अब हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम कहते हैं कि जी के मैस प्रोडक्शन
और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लें, सुपरवाइजर स्पैन ऑफ कंट्रोल, हायरार्किकल लेवल्स, सुपरवाइजर रोल, टास्क, स्पेशलाइजेशन, ऑपरेटर डिस्क्रिशन एंड फॉर्मलाइजेशन, तो हम मास प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में डिफरेंसेस देखना चाहते हैं। तो सुपरवाइजर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो mass customization में is very wide, whereas in flexible manufacturing system it's narrow. Similarly, hierarchical levels in mass production system, they have many hierarchical levels, whereas a flexible manufacturing system may have few hierarchical levels. Similarly, in mass production, supervisor role is that of a controller, whereas in flexible manufacturing system, the supervisor role is that of a facilitator. Why so? Because we have already talked about that in flexible manufacturing system, people are also very important. Okay? They work in teams, etc., or they are empowered to take many decisions. Task. In mass production, the tasks are routine and simple, whereas in flexible manufacturing system, the tasks are complex and adaptive. Specialization. In mass production system, the specialization is high, whereas in flexible manufacturing system, the specialization is low. Meaning, in flexible manufacturing system, employees are trained to do more than one work, or employees are trained to work on more than one job. Operator discretion. Operator discretion in mass production is very low, whereas in flexible manufacturing system, the operator discretions they have a considerable discretion is given to operator to take decisions according to the need of the time. Formalization in mass production system, the formalization is high, whereas in FMS the formalization is limited. Now, if we talk about with respect to human resources, if we take different characteristics of human resources, for example, interaction, training and expertise, in mass production there is a low interaction among employees, whereas in FMS there is a high degree or there is a considerable interaction among employees. Training, generally in mass production there is a narrow or limited training for the workers, because in mass production system the training of managers matters a lot more than training workers, whereas in FMS the workers are the major part of the workforce which benefit from organizational training opportunities, or the training opportunities are broad and frequent. Expertise, generally in mass production system the employees they do standardized jobs, or they are manual, or either they are manual or technical. Whatever the jobs are, they are pretty much standardized. Whereas in FMS, the employees they have to use their mental skills, like their cognitive and social skills, to solve the problems or to do their job. Customer demands, and if we talk about inter-organization characteristic, for example, customer demand, the customer demand in mass production systems is basically the customer demand is stable and predictable, whereas in FMS system it may change. And from the supplier point of view, generally the relationship is an arm's length, whereas in FMS you have very few suppliers but you have strong relationships with them. So dear student, basically what we are trying to learn over here, or what I am trying to tell you, are some of the major differences between mass production and flexible manufacturing systems with regard to their structure, with regard to the human resources, and with regard to inter-organizational linkages. For example, with regard to this structure, we have seen that as far as supervisor span of control is concerned, those supervisors who work in mass production system, they have wide span of control, that they are responsible for a large number of workers, or they are responsible to manage a large number of workers. Whereas in a flexible manufacturing system, they are just responsible for a small team. From the hierarchical level, or from the hierarchical point of view, in mass production system there is a tall hierarchy, whereas FMS systems they have shorter hierarchies, or their hierarchies are flat. Supervisor, he acts as a controller in mass production system, whereas in FMS he acts as a facilitator.
As far as the tasks are concerned, generally in mass production system, the tasks are routine and simple, whereas in FMS, they are very complex and adaptive. From the specialization point of view, in mass production, the specialization is high, whereas in FMS, there is low specialization, or generally, the workers are responsible to learn number of tasks. Operator discretion, they don't have any discretion to take any decisions in mass production systems, whereas in flexible manufacturing system, they have considerable decision making powers. Formalization is very high in mass production system, and FMS, there's a limited formalization. Interaction, limited formalization means no particular rules and regulations, or there is much discretion to take your own decisions. If we talk about human resources, generally in mass production system, there is much of less interaction between the people or the workers or technicians working on the assembly line, whereas in FMS system, they need to have a considerable interaction in order to perform a job in a better manner. From the training point of perspective, in mass production system, there are narrow or limited opportunities for training for the workers, whereas in FMS system, the workers have to train for a number of jobs. Expertise, generally either the job is mechanical or technical, it's pretty much standardized, whereas in FMS you need your mental skills to do the job. Customer demand, inter-organizational linkages, customer demand is very stable and predictable in mass production system, whereas in FMS it keeps on changing. And the relationship with the suppliers, generally in mass customization or mass production, you have arm's length relationship with suppliers, and you may have many suppliers, whereas in FMS you have few suppliers, but you got a very strong relationship with them, or you are very much interdependent upon one another. देखिए, अब हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं, या नेक्स्ट हम क्या देखना चाहते हैं कि सर्विस और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, जहाँ सर्विस और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं. ठीक है, अगर हम रोल्स या बाउंड्री रोल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर फ्यू बाउंड्री रोल्स, जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोथ सर्विस और प्रोडक्ट्स में डील करती है, दे मे हैव सम बाउंड्री रोल्स, वेयर एज प्रोडक्ट मैनी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे मे हैव मैनी बाउंड्री रोल्स. और बाउंड्री रोल्स से डू यू रिमेंबर व्हाट वी मेंट बाय बाउंड्री रोल्स? जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बाउंड्री रोल्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे जो कोर एम्प्लॉयज़ हैं वो एनवायरनमेंट से उनका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता. जब कस्टमर्स के साथ जो कोर एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ लेना देना नहीं होता, तो दे आर सेपरेट कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, सो दे आर सेपरेट मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट. डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनमें दे मे रिक्वायर मैनी बाउंड्री रोल्स, जबकि वो सर्विसेज, जब वो कंपनीज जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों में डील करती हैं, वहाँ पे शायद इतने ज़्यादा बाउंड्री रोल्स की रिक्वायरमेंट ना हो. जबकि सर्विस कंपनीज में अगेन एक जनरली डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड कस्टमर ज़्यादा होता है. ठीक है, तो देयर इज लेस ऑफ अ नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री रोल्स. फॉर एग्जांपल, आप एक रिटेलर के पास जाते हैं, एक रिटेल आउटलेट के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो डायरेक्टली आपसे डील करते हैं सर्विसेज वाले. ठीक है, आप मोबाइलिंग के पास जाते हैं तो एक ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उनके अपने सर्विस अपने कस्टमर्स के साथ. जियोग्राफिकल डिस्पर्शन सर्विस में कंसिडरेबल. वाई, लेट्स से एक बैंक है तो उसको ये सूट करता है कि एक शहर में उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी आसानी से वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ये हमने कम ही देखा है कि एक बैंक जो है उसकी शहर में इस्लामाबाद रावलपिंडी में सिर्फ एक ब्रांच हो, अनलेस वो कोई स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं उसके, या कोई बड़े स्पेशलाइज्ड या डिफरेंशिएटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. जनरली हम देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो थ्रू आउट द सिटी डिस्पर्स्ड होते हैं. ठीक है, या थ्रू आउट द कंट्री उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और वो ब्रांच लेवल पे बिजनेस को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ब्रांचेस जो हैं वो कस्टमर्स के साथ ज़्यादा बेहतर तौर पे इंटरेक्ट कर सकती हैं. जो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दोनों में डील करती हैं उनमें भी कंसिडरेबल, उनमें भी जियोग्राफिकल डिस्पर्शन के ज़्यादा चांसेस हैं. मोबाइलिंग का ऑफिस जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं और भी बहुत सारे शहरों में उनके ऑफिसेस हैं, जो उनकी फ्रेंचाइजेस मौजूद हैं. प्रोडक्ट
इनमें इसके बरक्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनको ये सूट करता है कि उनके सारे रिसोर्सेज एक ही फिजिकली एक ही प्लेस पे हों। दैट्स वाई उन्होंने एक जगह सेलेक्ट की है, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री होगी, वहाँ पे ही सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। मे बी उनके डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्केटिंग ऑफिसेस थोड़े से डिस्पर्स्ड हो, लेकिन जनरली जो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रही होगी। ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, सर्विस फर्म्स में दे हैव हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज, जबकि सर्विस प्लस प्रोडक्ट फर्म्स में मॉडरेट टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, प्रोडक्ट में लो टेक्निकल एक्सपर्टीज। स्किल एम्फेसिस, सर्विस में ब्रॉड एंड इंटरपर्सनल, क्योंकि उनको कस्टमर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट करना होता है तो दे नीड टू बी ट्रेन्ड वेल इन जेनरिक स्किल्स। ठीक है, दे नीड टू हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो सर्विस कंपनीज में जनरली देयर इज अ ब्रॉड ट्रेनिंग की जाती है उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है। सर्विस प्लस प्रोडक्ट फर्म्स में ट्रेनिंग शायद नैरो हो, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स में जनरली जो स्किल्स का एम्फेसिस है वो शायद नैरो हो, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स में जनरली ब्रॉड उनको ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोडक्ट के लिहाज से नैरो एंड टेक्निकल। ठीक है, नैरो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जनरली दे हाईली स्पेशलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड जॉब्स कर रहे होते हैं। सेंट्रलाइजेशन लो होती है सर्विस फर्म्स में। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, दे आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस और दे आर एम्पावर्ड टू मेक सर्टेन डिसीजंस। सिमिलरली जो बोथ कंपनीज हैं उनमें भी मीडियम लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होती है, जबकि प्रोडक्ट कंपनीज में सेंट्रलाइजेशन हाई होती है। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरर्स में सेंट्रलाइजेशन हाई होती है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट खुद से ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है, वर्कर्स को ये डिस्क्रिप्शन कम दी जाती है। फॉर्मलाइजेशन अगेन सर्विस कंपनीज में फॉर्मलाइजेशन लो होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लूजली डिफाइन किए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को बेहतर तौर पे सर्व किया जा सके। और बोथ कंपनीज जो हैं उनमें मीडियम लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन होती है, प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स में हाई लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन देखी जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स सर्विसेज की, एयरलाइंस एंड होटल्स फॉर एग्जांपल, बोथ कंपनीज फूड, फास्ट फूड चेन्स, रियल एस्टेट्स, प्रोडक्ट, स्टील्स एंड कार्स फॉर एग्जांपल। अब देखिए सर्विस बिजनेसेस जो हैं और उनके अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम उनको ज़रा देखना चाहते हैं। ठीक है, जो सर्विस बिजनेसेस जो हैं, सर्विस फर्म्स जो हैं वो कैसे डिफर करती हैं दूसरी फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सर्विस फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को हम थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सर्विस फर्म्स को अगर हम स्टडी करना चाहें और कस्टमर इंटरेक्शन और कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेबर इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर इंटेंसिटी से क्या मुराद है, रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, जबकि कस्टमर इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है कि कस्टमर के साथ उनका किस हद तक इंटरेक्शन है और कितनी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भेज रही हैं। तो जनरली सर्विस फर्म्स जो हैं वो या तो लेबर इंटेंसिटी में लो होती हैं और कस्टमर इंटरेक्शन में भी लो होती हैं, जहाँ फिर वो लेबर इंटेंसिटी में लो होती हैं लेकिन कस्टमर इंटरेक्शन में हाई हो सकती हैं। सिमिलरली सर्विस फर्म्स जो हैं वो लेबर इंटेंसिटी में भी हाई हो सकती हैं और कस्टमर इंटरेक्शन में एट द सेम टाइम लो हो सकती हैं। अगेन आप अगर स्लाइड पे देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि लेबर इंटेंसिटी के लिहाज से भी हाई हो सकती हैं और कस्टमर इंटरेक्शन के लिहाज से भी हाई हो सकती हैं। तो एग्जांपल्स की मदद से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जनरली जो एयरलाइंस और होटल बिजनेसेस हैं वो समझ आते हैं कि वो लेबर इंटेंसिटी के लिहाज से भी लो होते हैं, कि रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट लो होती है। जनरली उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत हाई होती है। आप होटल्स बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। आप एयरलाइन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो देयर इज अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड अगेन वो कौन से एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी तो लो होती है लेकिन अगेन कस्टमर इंटरेक्शन हाई होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स एंड मशीन रिपेयर फॉर एग्जांपल आउटलेट्स। ठीक है, हॉस्पिटल्स इज वन ऑफ द एग्जांपल्स और मशीन रिपेयर्स सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ अनदर एग्जांपल। वो कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी भी हाई होती है और कस्टमर इंटरेक्शन भी हाई होता है। That can be mass retailing, fast food and restaurants. Similarly, जहाँ पे लेबर इंटेंसिटी भी हाई होती है और
मैस कस्टमाइजेशन भी हाई होती है। वो कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल सर्विसेज एज अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स। देखिए, अब हम जस्ट टेक एन एग्जांपल एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जांपल की मदद से कि ये सर्विस फॉर्म्स को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। इमेजिन यू आर अ सीनियर मैनेजर आइदर एट मैकडॉनल्ड्स और सबवे, इन विच क्वाड्रेंट of the previous matters would you like to place your company? What are the reasons behind your choice? Are there likely to be any typical managerial problems that can be associated with this mix of labor intensity and customization? अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप सोचिए कि आप एक सीनियर मैनेजर हैं मैकडॉनल्ड्स पे या सबवे पे, तो आप अपने आप को किस क्वाड्रेंट में अपने आप को प्लेस करना पसंद करेंगे। तो देखिए, हमने फास्ट फूड्स को किस क्वाड्रेंट में लिया है। जनरली वहाँ पे लेबर इंटेंसिटी भी हाई होती है और कस्टमर इंटरेक्शन या कस्टमाइजेशन जो है वो लो होती है। देखें, KFC हो जाए, सबवे हो जाए, मैकडॉनल्ड्स हो जाए, प्रिटी मच एक स्टैंडर्ड मेन्यू है। एक कुछ बर्गर्स की वैरायटी है या चिकन की वैरायटी है या कुछ चिकन के प्रोडक्ट्स हैं या कुछ बर्गर्स की वैरायटी है जो वहाँ पे आपको अवेलेबल है, लेकिन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमाइजेशन लो है। ठीक है, again they are labor intensive. You may require number of people to serve people, to clean the premises, ठीक है, to cook the food etc. तो हमने कहा जी क्या आपने देख लिया हमने किस क्वाड्रेंट में इसको प्लेस किया है। अब आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेबर इंटेंसिटी कस्टमाइजेशन की? मे बी योर चांसेस टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स इज लिमिटेड। जो हम देखते हैं सबवे ने किसी हद तक कोशिश की है। आप सबवे में जाएं तो आपको कहते हैं जी कि एक साइड से आ जाएं, आपको कौन सा बन चाहिए, आपको किस किस्म का जो है वो ब्रेड चाहिए, किस किस्म का सैलड चाहिए, किस किस्म का मीट चाहिए। तो किसी हद तक उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, बट स्टिल इट्स नॉट मैस कस्टमाइजेशन। ठीक है, दे कांट मीट एवरीवन्स डिमांड्स। लेकिन एनी हाउ एक सर्टेन एक्सटेंट तक वैरायटी लेके आए हैं। Labor intensity, maybe you need a number of people, you need to run your shifts, different shifts, you have to allocate them the right timing, you have to look after their training, you have to see how they interact with customers. ठीक है, तो number of जहाँ भी labor intensive होंगे जो भी डिपार्टमेंट्स या जो भी इस किस्म के बिजनेसेस, वहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, उनके आवर्स के बारे में, उनकी शिफ्ट्स के बारे में। ठीक है, जनरली आप देखते हैं कि ये इस किस्म के जो बिजनेसेस हैं दे आर 24 आवर बिजनेसेस। ठीक है, तो यू हैव टू मैनेज देम वेरी केयरफुली। चैलेंजेस फिर क्या हो सकते हैं सर्विस मैनेजर्स के लिए? लो इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन में जनरली दे मार्केट स्टैंडर्डाइज सर्विसेज, फॉर्मलाइज and standardized procedures, manage mechanistic structures. High interaction and customization may limit cost increases. They need to maintain quality, respond to customer interventions and develop their customers or develop their employee skills. ठीक है, high interaction है या customization है तो limit cost increases. They need to limit their cost increase. They need to worry about how much it costs them to make a product or to provide a service. They need to maintain their quality. They need to respond to customer interventions and they need to develop their employees' skills. Again, let's take an example. Imagine you are a senior manager in a hospital. Why might hospitals be placed in low labor intensity, high customization quadrant of a matrix? What are typical problems you might face as a manager? देखिए, हॉस्पिटल्स में भी जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, लेकिन स्टिल दे आर लो लेबर इंटेंसिटी फर्म्स। वाई कि ठीक है, आप जितनी कि आपकी उसके इक्विपमेंट की कॉस्ट है, जितने कि उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कॉस्ट है, उतनी शायद वहाँ पे जो लेबर है उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती जितने कि एक हॉस्पिटल को खड़ी करने में या एक हॉस्पिटल को डेवलप करने में, एस्टैब्लिश करने में जितनी कॉस्ट आती है, जितनी कि उसके इक्विपमेंट पे कॉस्ट आती है, जितनी कि उसकी बिल्डिंग पे कॉस्ट आती है। ठीक है, शायद उतनी कि लेबर की कॉस्ट नहीं होती, लेकिन कस्टमाइजेशन हाई होती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डॉक्टर्स काम करते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके स्पेशलाइज सर्विसेज हैं। एक अगर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उसकी जॉब जो है वो मेडिकल डॉक्टर है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, एक सर्जन से बिल्कुल डिफरेंट है। सर्जरी में अगेन देयर नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, न्यूरो सर्जन की अपनी जॉब है, हार्ट सर्जन की अपनी जॉब है, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट की अपनी जॉब है।
तो देयर नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स, बड़ी कस्टमाइज जॉब्स हैं और जब वेरी हाईली स्पेशलाइज जॉब हैं जो कि वो डॉक्टर्स या नर्सेज जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं वो कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिपिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं एज अ मैनेजर, यू मस्ट बी के कस्टमर इंटरेक्शन हाई है, कस्टमाइज सर्विसेज हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। देन अगेन हाईली स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं, नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किस तरह खुश रखना है, यू मे हैव टू फेस नंबर ऑफ मोटिवेशन प्रॉब्लम्स। Challenges generally again, what are the challenges? Low labor intensity, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उनको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, यू हैव टू मैनेज डिमांड टू अवॉइड पीक्स एंड ट्रफ्स, शेड्यूलिंग ऑफ इक्विपमेंट कि इक्विपमेंट को किस तरह बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हाई इंटरेक्शन कस्टमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अगेन लिमिट योर इंक्रीजेस, कॉस्ट इंक्रीजेस, मेंटेन क्वालिटी, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंटरवेंशंस एंड डेवलप देयर स्किल्स। सम ऑफ द अदर चैलेंजेस क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल हाई, हमने कहा लो लेबर इंटेंसिटी की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट लेट्स सी अगेन लो लेबर इंटेंसिटी के अगेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दे मेक पोस्ट चैलेंज फॉर यू, यू हैव टू मैनेज डिमांड टू अवॉइड पीक्स एंड ट्रफ्स, एकदम आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है आपके प्रोडक्ट की, तो हाउ वुड यू डील विद इट, यू हैव टू शेड्यूल योर इक्विपमेंट इंटेलिजेंटली टू मीट द डिमांड्स अप्रोप्रिएटली, हाई लेबर इंटेंसिटी, सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, आपकी लेबर इंटेंसिव फर्म है तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आपको ऑल टाइम्स आपकी जो रिक्रूटमेंट नीड्स हैं, जो ट्रेनिंग नीड्स हैं वो मीट होती रहें, यू हैव टू शेड्यूल देम, द वर्क फोर्स 24 आवर्स ऑपरेशन सेंटर, यू हैव टू शेड्यूल देम वेरी केयरफुली। एक वीक में एक बंदा लेट नाइट शिफ्ट करता है तो फिर उसको मॉर्निंग शिफ्ट्स देनी पड़ती हैं या आफ्टरनून शिफ्ट देनी पड़ती हैं, या कुछ लोगों की प्रायोरिटी होगी कि वो लेट नाइट शिफ्ट्स करना चाहते हैं, टू हैव टू कैटर फॉर ऑल सच नीड्स, you have to monitor the performance carefully so that the customer satisfaction remains high, coordinating dispersed activities, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है लेकिन उनको कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ लोग हमसे कहते हैं KFC के एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग टेबल्स मेंटेन कर रहे हैं या क्लीन करते हैं टेबल्स, कुछ लोग कुक कर रहे हैं चिकन को, ठीक है, कुछ लोग जो है दे आर जस्ट क्लीनिंग द प्रेमिसेस एज सच, ठीक है, कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक बेहतर इमेज आपके स्टोर का क्रिएट रहे। हाई इंटरेक्शन कस्टमाइजेशन, लिमिट कॉस्ट इंक्रीजेस, मेंटेन क्वालिटी, रिस्पॉन्स टू कस्टमर इंटरवेंशंस एंड डेवलप स्किल्स जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन की हमने किन चीज़ों के बारे में बात की है। So far, we have looked at the technology used in organizations or specific organization units in a broad way. We can also think about technology at the task and problem levels. This too has implications for organization design. अभी तक हमने broadly जो है वो बात की टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में लिंकेजेस क्या हैं। हमने क्या बात की, हमने कहा जी देखिए आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और जिस तरह सिंपल तरीके से आज से 50 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी उससे आज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत हद तक डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रोबोट्स हैं, मशीन्स हैं, टेक्निकली एडवांस मशीन्स अवेलेबल हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एंड देन अगेन जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क्स हैं, उनकी मदद से ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हो गई है, ठीक है। कंप्यूटर्स इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दिस मे हैव certain implications for organization design too. Now you may need less of technical people to work for you. You may not need much human resource, but the human resource you need must have high cognitive and mental skills. देखिए अब शायद आपको इतने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जब वर्क फोर्स की ज़रूरत नहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ आज आपको इतने ज़्यादा मज़दूर भर्ती करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपकी स्मार्ट फैक्ट्री है या टेक्नोलॉजिकली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स आप यूज़ कर रहे हैं या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज़ करें, वहाँ पे उनका स्किलफुल होना और एम्पावर्ड होना ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। अगर वो स्किलफुल होंगे तो अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उन मशीन्स को, उन रोबोट्स को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को बेहतर तौर पे
रन कर सकते हैं तो शायद उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स या उनकी मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक एफएमएस फैक्ट्री के लिए या एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। इसलिए जो एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, कि ना सिर्फ मशीन्स की इंटीग्रेशन या कंप्यूटर्स और मशीन्स की इंटीग्रेशन ज़रूरी है, बल्कि जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी एम्पावरमेंट या उनकी टीम वर्क की स्किल्स को इन्हांस करना भी अब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत या ज़रूरी समझा जाता है। ठीक है, किस किस्म की क्या टेक्नोलॉजी होगी और उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये इन सारी चीज़ों की हमने अभी इनको देखा है और हमने देखा है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिहाज से क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। देखिए, हम अभी तक हमने देखा वाइडली हमने देखा कि जी की टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के क्या लिंक्स हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस किस किस्म की चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ टास्क और जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी जो वैरायटी और एनालिसिबिलिटी ऑफ टास्क के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हैं। ठीक है, वैरायटी से क्या मुराद है? वैरायटी की 2 डायमेंशंस हैं or department activities that were relevant to organization structure and processes. The first is the number of expectations in the work. This refers to task variety, which is frequency of unexpected and novel events that occur in conversion process. Task variety concerns whether work processes are performed the same way every time or differ from time to time as processes are performed, or as the organization transforms the organization inputs into outputs. When individuals encounter a large number of unexpected situations with frequent problems, variety is considered high. When there are few problems and when day-to-day job requirements are repetitious, technology constrains little variety. Variety in departments can range from repeating a single act, such as on a traditional assembly line, to working on series of unrelated problems, such as in hospitals. And what is meant by analyzability? The second dimension of technology concerns the analyzability of work activities. When conversion process is analyzable, the work can be reduced to mechanical steps and participants can follow an objective computational procedure to solve problems. Problem solution may involve the use of standard procedures such as instructions, manuals, or technical knowledge, as that is in textbook or handbook. Or on the other hand, some work is not analyzable. When problems arise, it is difficult to identify the correct solution. The cause of or solution to the problem is not clear, so employees rely on accumulated experience, intuition, and judgment. Problem to the solution is generally based on the wisdom of the employee. So variety of task और उसकी problems, analyzability of task और problems क्या हो सकती हैं? For example, variety क्या है? How many of your tasks are the same from day to day? Do you do the same job in the same way the most of the time? How different are the problems you have to deal with on daily basis? तो अगर तो आपको एक ही टास्क रिपीटिशसली करते हैं आप, तो हम कहते हैं कि जी वैरायटी इतनी हाई नहीं है, ठीक है, और सिंपल वैरायटी है आपकी जॉब में, ठीक है, और सिंपल टेक्नोलॉजी की वजह से काम किया जा सकता है. लेकिन इफ़ यू हैव टू डू और योर जॉब चेंजेस अ लॉट, जहाँ आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ आपको अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स, सीरीज ऑफ अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ आपकी जॉब रिपीटिशियस नहीं है, तो वी से कि यू हैव टू डील विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है, एंड द वैरायटी ऑफ द टास्क मे बी लो, ठीक है, टास्क जो है वो इतना एनालाइजेबल नहीं है. एनालाइजेबिलिटी से क्या मुराद था? एनालाइजेबिलिटी से ये मुराद था कि टू व्हाट एक्सटेंट इज देयर अ क्लियरली नोन वे टू डू योर मेजर टास्क, टू व्हाट एक्सटेंट इज देयर अ क्लियरली डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी फॉलोड इन योर वर्क, हाउ ऑफन do you have to deal with unforeseen problems and difficulties, how much can you rely on established procedures and practices to do your job effectively. तो अगर आपकी जो टास्क है उसको हम कहते हैं एनालाइजेबिलिटी हाई है, अगर वो उसको आसानी से आप जो है उसको स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स या स्टैंडर्डाइज पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. व्हेन कन्वर्जन प्रोसेस इज एनालाइजेबल,
The work can be reduced to mechanical steps and participants can follow an objective computational procedure to solve problems. तो अगर इस किस्म की बात हो तो this is a highly analyzable task. On the other hand, अगर आप टास्क को आसानी से सब टास्क में डिवाइड ना कर सकें, उसको आप जो हैं आसानी से एनालाइज ना कर सकें, तो जनरली देन यू नीड इंट्यूशन, एक्सपीरियंस या जजमेंट, उस बेसिस पे आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और जो टास्क हाईली एनालाइजेबल होते हैं उनके लिए कंपनी से जनरली वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स या मैनुअल्स डेवलप किए होते हैं जिनको फॉलो करके एम्प्लॉय जो है वो टास्क को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर वो हाईली एनालाइजेबल नहीं है देन यू हैव टू देन द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज मैटर अ लॉट, कि एम्प्लॉय अपने एक्सपीरियंस, विजडम, अपनी जजमेंट के बेसिस पे उन टास्क को कैसे एनालाइज करता है, ठीक है। तो अगर वैरायटी और एनालाइजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अगेन जो बहुत सारे टास्क हैं उनको आप जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ टास्क जो हैं वो एनालाइजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लो हो सकते हैं, जो हाई हो सकते हैं। इसी तरह वैरायटी के लिहाज से भी लो हो सकते हैं, जो हाई हो सकते हैं, ठीक है। तो जो टास्क या जो टास्क हैं वो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से लो हों और वैरायटी के लिहाज से भी लो हों तो वी से दे आर क्राफ्ट, फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग आर्ट्स। सिमिलरली जो टास्क जो हैं वो नॉन रूटीन हों, ठीक है, जो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से लो हों या वैरायटी के लिहाज से स्टिल हाई हों, तो वी से कहते हैं आर जनरली नॉन रूटीन टास्क। फॉर एग्जांपल एन अप्रेंटिस कंटेस्ट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर दैट मैटर। यूनिवर्सिटी टीचिंग इन दोनों के दरमियान कहीं लाई कर सकती है। इसी तरह जो टास्क जो हैं वो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से हाई हों और वैरायटी के लिहाज से लो हों तो वी से दे आर रूटीन टास्क, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर वर्कर्स और चेकआउट ऑपरेटर्स। वो टास्क जो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से तो भी हाई हों और वैरायटी के लिहाज से भी हाई हों तो हम कहते हैं दे आर जनरली रूल गवर्न्ड, लाइक इंजीनियरिंग फर्म्स। देखिए, हमने एक डायग्राम की मदद से ये समझने की कोशिश की है कि हम इस चीज़ को जो एनालाइजेबिलिटी का और वैरायटी का कॉन्सेप्ट है इसको हम बेहतर तौर पे कैसे समझ सकते हैं। तो हम कहते हैं जी कि एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से अगर एक टास्क जो है वो लो है और वैरायटी के लिहाज से भी लो है तो दैट इज़ जनरली टर्म्ड एज क्राफ्ट, फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ठीक है। अगर एक टास्क जो है वो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से लो है और वैरायटी के लिहाज से हाई है तो हम उसको नॉन रूटीन टास्क कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए, अगर एक टास्क जो है वो एनालाइजेबिलिटी के लिहाज से भी हाई है लेकिन वैरायटी के लिहाज से लो है तो हम कहते हैं इसे रूटीन टास्क, फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन वर्कर, फॉर एग्जांपल मे बी चेकआउट ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम देखते हैं कि एक टास्क जो है वो वैरायटी के लिहाज से भी हाई है और एनालाइजेबिलिटी के लिए भी हाई है, दैट वुड बिकम अ रूल गवर्न टास्क and generally engineering tasks are characterized as rule governed, ठीक है। देखिए, अप्रेंटिस की हमने एग्जांपल ली। In terms of training experience, how well prepared should apprentice contents be if they had to do that sort of job regularly and were not part of a TV program that does a good line of ritual humiliation? How much training do they get to do you think? So if you want to see कि एक प्रोग्राम है जिसकी हमने अभी एग्जांपल दी थी, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो द लिंक एंड यू कैन रीड अबाउट इट। सो व्हाट आर सम ऑफ द क्वेश्चंस? अदर क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फेस टू फेस मीटिंग्स, written reports, etc. How would you expect organization associated with different areas of preceding figure to be structured? Okay, choose one. What are the reasons for your choices? So over here you are asked to choose one organization. This is just an exercise for you. Choose one organization और उसको आप देखिए कि फॉर्मलाइजेशन के लिहाज से, सेंट्रलाइजेशन के लिहाज से, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिहाज से उसको क्वाड्रेंट में कहाँ प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट अगेन करते और हम ये देखना चाहते हैं कि जी कि रिलेशनशिप ऑफ डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी उसकी स्ट्रक्चर के साथ और मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। कि एक जो टेक्नोलॉजी है, ये स्लाइड जो आप अपनी राइट साइड पे देख रहे हैं, ये स्लाइड बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, ये स्लाइड आपको ये हेल्प आउट करेगी आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में कि रिलेशनशिप ऑफ डिपार्टमेंटल टेक्नोलॉजी
टू स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ऑलरेडी हमने कहा जी कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कि ऑर्गेनिक हो सकती है, मैकेनिस्टिक्स हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन के लिहाज से हाई हो सकती है या लो हो सकती है, सेंट्रलाइजेशन के लिहाज से भी हाई हो सकती है या लो हो सकती है, स्टाफ क्वालिफिकेशंस के लिहाज से आइदर यू नीड हाईली नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ और यू डू नॉट नीड दैट वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। स्पैन ऑफ कंट्रोल हाई हो सकता है, लो हो सकता है, कम्युनिकेशन मेथड क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल्स के क्या मैकेनिज्म हैं, और गोल एम्फेसिस क्या है। तो जनरली हमने कहा कि जी क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो किस किस्म की हो सकती हैं, जनरली दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक, मॉडरेट लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन पाई जाती है, मॉडरेट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, वर्क एक्सपीरियंस बेस होती है, स्टाफ क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, मॉडरेट टू वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, हॉरिजॉन्टल वर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस होता है और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। अगर एक नॉन रूटीन ऑर्गेनाइजेशन है तो जनरली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होगा, लो फॉर्मलाइजेशन होगी, लो सेंट्रलाइजेशन होगी, ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस मैटर करेगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा वो मॉडरेट टू नैरो होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ग्रुप मीटिंग्स और नॉर्म पे एम्फेसिस होगा, क्वालिटी गोल्स होंगे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रूटीन ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मैकेनिस्टिक हो सकती है, हाई फॉर्मलाइजेशन हो सकती है, हाई सेंट्रलाइजेशन हो सकती है, लिटिल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, वाइड स्पैन, वर्टिकल रिटर्न रूल्स हो सकते हैं, जब वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकती है, रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादातर होती है, रूल्स, बजट्स और रिपोर्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होता है, कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या है, रूल्स हैं, बजट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, क्वांटिटी और एफिशिएंसी गोल्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रूल गवर्नड है तो मोस्टली मैकेनिस्टिक होती है, मॉडरेट फॉर्मलाइजेशन होती है, मॉडरेट सेंट्रलाइजेशन होती है, फॉर्मल ट्रेनिंग पे एम्फेसिस होता है, मॉडरेट स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स जनरली कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म समझाती है, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी गोल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर इस स्लाइड पे अगर आप गौर कर रहे हैं, इस स्लाइड को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है कि हमने डिफाइन किया था कि जनरली एनालाइजेबिलिटी और वैरायटी की बेसिस पे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम उनको क्राफ्ट, नॉन रूटीन, रूटीन और रूल गवर्न में कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गेनिक हो सकती है या मैकेनिस्टिक हो सकती है, फॉर्मलाइजेशन में हाई हो सकती है या लो हो सकती है, सेंट्रलाइजेशन में हाई हो सकती है या लो हो सकती है, स्टाफ क्वालिफिकेशंस के लिहाज से उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल में चेंजेस लाई जा सकती हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स क्या हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के मैकेनिज्म्स डिफर हो सकते हैं और गोल एम्फेसिस डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास बेसिक टूल्स जिनकी मदद से हम ये चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्ट है, नॉन रूटीन है, रूटीन है या रूल गवर्नड है, ठीक है। देखिए अगर क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने कहा कि मोस्टली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होंगे, मॉडरेट फॉर्मलाइजेशन होगी, मॉडरेट सेंट्रलाइजेशन होगी, वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल मॉडरेट हो सकता है, कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल और वर्बल ज़्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ट्रेनिंग पे एम्फेसिस होगा, क्वालिटी पे एम्फेसिस होगा या क्वालिटी गोल होगी। नॉन रूटीन में हमने कहा था कि जी स्टिल ऑर्गेनिक होगी, लो फॉर्मलाइजेशन होगी, लो सेंट्रलाइजेशन होगी, ट्रेनिंग प्लस एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है मॉडरेट टू नैरो होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे बड़ा एम्फेसिस होगा, ग्रुप मीटिंग्स और नॉर्म्स पे एम्फेसिस होगा और क्वालिटी गोल्स पे एम्फेसिस होगा, ठीक है। रूटीन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है देन अगेन मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स होंगे, हाई फॉर्मलाइजेशन होगी, हाई सेंट्रलाइजेशन होगी, लिटिल ट्रेनिंग जो एक्सपीरियंस होगा रिक्वायर्ड होता है जॉब के लिए, वाइड स्पैन्स ऑफ कंट्रोल होंगे, वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, जनरली कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल के मैकेनिज्म्स क्या होंगे, रूल्स, बजट्स एंड रिपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स होंगे, क्वांटिटी एंड एफिशिएंसी गोल्स होंगे, जनरली मोस्टली फिर हमने कहा जी रूल गवर्नड अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मोस्टली इट विल बी मैकेनिस्टिक, जो स्ट्रक्चर मैकेनिस्टिक होगा, मॉडरेट फॉर्मलाइजेशन होगी, मॉडरेट सेंट्रलाइजेशन होगी, फॉर्मल ट्रेनिंग पे एम्फेसिस होगा, मॉडरेट स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, रिटन एंड वर्बल
कम्युनिकेशन होगी, रिपोर्ट्स एंड मीटिंग्स जो हैं वो कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ करेगी ऑर्गेनाइजेशन। और गोल एम्फेसिस क्या होगा, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, गोल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा। Again, you can think about certain other things keeping these examples in mind. Thinking back to the points made about call centers, how would you describe call centers in terms of analyzability and variety of tasks that they face? How do you think most call centers are organized? Is there a mismatch between how they are organized and how they should be? If there is a mismatch, why does this mismatch arise? देखिए, कॉल सेंटर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने कहा जी कॉल सेंटर्स डिपेंड करता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्वांटिटी ओरिएंटेड हैं या क्वालिटी ओरिएंटेड हैं। अगर क्वांटिटी ओरिएंटेड हैं तो मे बी दे आर रूटीन ऑर्गेनाइजेशंस। रूटीन ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे अगर आप उनको करेक्टराइज कर लेते हैं, आप समझते हैं कि क्वांटिटी ओरिएंटेड कॉल सेंटर है वो रूटीन ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करता है, तो फिर उसकी खुसूसियात क्या हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है कि जी कि वो मैकेनिस्टिक होगा, हाई फॉर्मलाइजेशन होगी, हाई सेंट्रलाइजेशन होगी, टॉप मैनेजमेंट, जैसे हमने कहा कि वो स्क्रिप्ट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं, उन्हीं स्क्रिप्ट्स को एडहर करना पड़ता है, उन्हीं स्क्रिप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, गोल्स अचीव करने पड़ते हैं, गोल्स क्वांटिटी ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और जनरली जो है आपकी क्वांटिटी और एफिशिएंसी गोल्स होते हैं। अगर वो जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड कॉल सेंटर है तो मे बी वी कैन करेक्टराइज एज नॉन रूटीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन रूटीन सर्विस फर्म। यहाँ पे मे बी अब ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होंगे, they are empowered to take decisions, they are less constraints, or their activities are less constrained by formal rules and regulations. There the training and experience matters a lot, how they will handle their how they would train their employee, or what's the experience level of the employees, that's going to matter a lot, how they deal with their customers. Span of control मॉडरेट हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, मीटिंग्स ऑन नॉर्म्स, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल होंगे, और गोल्स क्या हैं, गोल्स अगेन क्वालिटी ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड इंटरेक्शन की हमने बात की, तो टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेज इन विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट, ठीक है, और क्वालिटी हमने कहा जी कि इसमें अब हम देखना चाहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो हैं, पहली इंटरडिपेंडेंस जो है वो बेसिकली पूल्ड हो सकती है, जब पूल्ड इंटरेक्शन, पूल्ड जो फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस है वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें आपस में उनको इतनी इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जब पूल्ड टेक्नोलॉजी क्या है, जब पूल्ड फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि एक अब इस स्लाइड में या इस पर्टिकुलर स्लाइड का मकसद क्या है। इस स्लाइड का मकसद ये है कि वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरडिपेंडेंस और फिर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स कैसे वेरी करते हैं। पूल्ड इंटरेक्शन क्या होती है कि देखिए कि एक ब्रांच जो है F7 में वो अपने क्लाइंट से अपने तौर पे इंटरेक्ट करती है, वो लीज कंसर्न है कि रावलपिंडी की लेट्स से बैंक अल्फला की जो ब्रांच है वहाँ पे क्या हो रहा है, जब वहाँ पे क्लाइंट्स से किस तरह इंटरेक्ट किया जा रहा है, जब वहाँ पे क्लाइंट्स किस किस्म का बिजनेस लेके आ रहे हैं, जब वहाँ पे क्लाइंट्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका F7 की ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, पूल इंटरेक्शन है, ठीक है, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन ब्रांचेस। सो जनरली इन सर्विस फर्म्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग और फॉर एग्जांपल टेलीकॉम, जो कि जनरली बोथ कैटेगरी में आ जाती हैं, लेकिन लेट्स से कि फ्रेंचाइजेस जो हैं, तो जनरली जो सर्विस फर्म्स हैं उनमें एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच से कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता। डिमांड्स ऑन कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग लो, आपस में कोई ख़ास कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो उस ब्रांच के मैनेजर्स हैं, जो उस फ्रेंचाइज के मैनेजर्स हैं, दे आर एम्पावर्ड टू टेक ऑल देयर डिसीजंस देमसेल्फ। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स और रूल्स और प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड होते हैं। और फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, सिक्वेंशियल हो सकती है। एक डिपार्टमेंट जो करता है डिपेंड करता है उसकी कारकर्दगी या उसकी परफॉर्मेंस पे, द वे दे परफॉर्म, द परफॉर्मेंस ऑफ द सेकंड डिपार्टमेंट मैटर्स अ लॉट। और अगर सारे डिपार्टमेंट्स सही तरीके पे काम करेंगे, जहाँ एक प्रोडक्ट को सही तरीके पे टाइम पे प्रोसेस करेंगे, टाइमली चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, टाइमली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्लाइंट को चीज़ें बेहतर तौर पे प्रोवाइड की जा सकती हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग मीडियम, उनमें मीडियम उसकी ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन मैटर्स, या कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से जो कम्युनिकेशन है दैट विल मैटर अ लॉट। लेकिन सीक्वेंशियल है,
जो पहले एक डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, लेट्स से असेंबली लाइन फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक पहले जो डिपार्टमेंट जो बिगनिंग ऑफ असेंबली लाइन में है वो अगर प्रॉपरली अपना काम सर अंजाम दे रहा है तो दूसरे डिपार्टमेंट का उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट को उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो प्रॉपरली काम हो रहा है, प्रॉपरली अपने उसने उसको प्रोडक्ट को शेप दिए तो सेकेंड डिपार्टमेंट उस पर इन्हांस कर सकता है, सेकेंड डिपार्टमेंट उसको फर्दर डेवलप कर सकता है, ठीक है, टिल द टाइम द प्रोडक्ट रीचेस द क्लाइंट। Over here, you have to plan your schedules. You have to do a little bit planning, and you have to have rigorous schedules to follow. ठीक है। एक तीसरी टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, जहाँ पे रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। मे बी मैनी सर्विस फर्म्स दे हैव रेसिप्रोकल और मैनी दे हैव सच फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस विच इज़ रेसिप्रोकल, जहाँ पे ना सिर्फ डिपार्टमेंट्स को आपस में लाइज ऑन करना पड़ता है बल्कि डिपार्टमेंट्स और क्लाइंट्स या ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट की भी हाई इंटरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड्स ऑन कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन क्या होंगे, हाई डिमांड्स होंगी, ठीक है। जबकि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिज़ाइन किया जा सकते हैं। मे बी दे वांट टू हैव ग्रुप मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट, और मे बी दे इंटरेक्ट वेरी हाईली विद अदर, ठीक है। तो जनरली जो रेसिप्रोकल टेक्नोलॉजी है उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, उसकी एग्जांपल इफ़ यू थिंक जनरली हम कह सकते हैं कि शिप डिज़ाइनर्स जो हैं वहाँ पे जो है क्या इंटरेक्शन हाई होगी, नहीं, वो तो मेरे ख्याल में शायद जो है वो एक सीक्वेंशियल की एग्जांपल बेहतर तौर पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेसिप्रोकल की एग्जांपल लें तो मे बी जनरली जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, जनरली जो म्यूज़िक इंडस्ट्री वाले हैं, मे बी वहाँ पे रेसिप्रोकल जो इंटरडिपेंडेंस है दैट इज़ हाई। ना सिर्फ अगर फैशन डिज़ाइनिंग है तो ना सिर्फ जो लोग आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जो क्लाइंट और जो प्रोड्यूसर है, जो डिज़ाइनर है, उसका एक हाई इंटरेक्शन चाहिए, और देन अगेन जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिज़ाइनर्स हैं, उनको भी आपस में इंटरेक्ट ज़्यादा करना पड़े, ठीक है। तो जनरली हमने क्या कहा कि तीन टाइप की इंटरडिपेंडेंस हो सकती है। पूल्ड interdependence क्या है, is the lowest form of interdependence among departments, and this form work does not flow between units. Each department is part of organization and contributes to the common good of the organization and works independently. For example, chain of restaurants or banks, for example, ठीक है। Sequential क्या है? In sequential interdependence, the first department must perform correctly for the second department to perform. ठीक है, ये एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग की एग्जाम्पल यहाँ पे लाई करती है, जैसे ऑटोमोटिव असेंबली प्लांट्स यहाँ पे लाई करते हैं। रेसिप्रोकल क्या है? दिस एग्जिस्ट व्हेन आउटपुट ऑफ ऑपरेशन ए इज द इनपुट टू ऑपरेशन बी एंड आउटपुट ऑफ ऑपरेशन बी इज input back into operation A. The output of department influence those departments in reciprocal manner. For example, fashion industry, for example. This is just a company, you can go and watch video about it on YouTube. अगर YouTube खुल जाए तो आप YouTube पे जाके ये pooled interdependence की example दे सकते हैं। तो what are some of the conclusions today? Technology in a broad sense of the word matters for organization design. पहला हमारा important lesson क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन के लिए मैटर करती है। The higher the levels of variety of tasks undertaken within the organization, the higher the level of reciprocal interdependence within the organization, and the greater is the need for more organic designs within the organization. Variety of task high है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा उनको रेसिप्रोकल इंटरडिपेंडेंस की ज़रूरत है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मे बी एक ऑर्गेनिक डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सके। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही हम डिस्कस करना चाहते थे। नेक्स्ट लेक्चर में या लेक्चर 15 में अगेन हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।